हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल डार्केस्ट टेल्स पर। मैं आपकी राइटर श्रिया। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। और आगे की मनोरंजन कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर। थैंक यू। रुद्र के चेहरे के भाव और ज्यादा खतरनाक हो गए। उसने एक लात मारकर अभय के केबिन का दरवाजा खोल दिया। अंधेरे के कारण अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। कार्तिक ने घबराते हुए दीवार पर हाथ मारा और लाइट का स्विच ऑन कर दिया। क्लिक। जैसे ही केबिन की तेज लाइट जली, सामने का नजारा देखकर वहां खड़े चारों लोगों रुद्र, कार्तिक, विश्वा और खुद अभय की आंखें फटी की फटी रह गईं, उनके जबड़े जमीन पर आ गिरे और उनकी सांसें थम गईं। सामने का वह दृश्य किसी हास्य ड्रामा और हॉरर थ्रिलर का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। सोफे के पास सोफे पर बुरी तरह दुबककर हमारे बेचारे अभय साहब लेटे हुए थे और उनके सीने पर टांगे फैलाकर कोई लड़की जो और कोई नहीं खुद प्रांजल थी बैठी हुई थी। और प्रांजल क्या कर रही थी? वह पूरी शिद्दत और गुस्से के साथ अभय के चेहरे और सिर पर उन मोटी मोटी फाइलों से दनादन वार किए जा रही थी। अभय दर्द से बिलखते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा बचा रहा था और चीख रहा था, अरे रुको! ओ पागल लड़की, मैं चोर नहीं, मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, तुम्हारा बॉस हूँ। अरे मेरी नाक तोड़ दी, बचाओ कोई! लेकिन प्रांजल ने अभी तक गुस्से के मारे अभय का चेहरा ढंग से देखा ही नहीं था। वह तो बस अपनी धुन में उसे ध्रुव तारा समझकर कूटे जा रही थी। रुद्र अपनी जगह पर पत्थर की मूरत बनकर खड़ा हो गया। उसकी ठंडी संवेदनहीन आंखें इस तमाशे को देख रही थीं। विश्वा का मुंह मारे हैरानी के इतना खुल चुका था कि उसमें एक पूरा सेब समा सकता था। कार्तिक ने तुरंत आगे बढ़कर विश्वा का मुंह अपने हाथों से बंद किया और खुद अपनी आंखें मलने लगा कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रहा है। एक तरफ ऑफिस का खौफनाक डेविल प्रेसिडेंट खड़ा था और दूसरी तरफ उसका अपना भाई अभय, जिस पर एक नई लड़की चढ़कर फाइलों से उसकी धुलाई कर रही थी। यह नजारा देखकर कमरे में सन्नाटा पसर गया और फिर ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आया कि सबकी हंसी और हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। अंधेरे और सायरन की चीख पुकार के बीच अभय सोफे पर इस तरह दुबक कर लेटा हुआ था मानो दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी उसी पर हमलावर हो गया हो। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पूरी तरह ढक रखा था और वह किसी स्कूल के बच्चे की तरह रोते बिलखते हुए चिल्ला रहा था, अरे बचाओ! ओ पगली! ओ भूतनी! ओ साक्षात यमराज की बहन! मुझे छोड़ दे भाई! मैंने तेरी क्या भैंस चुरा ली है जो तू मेरी खोपड़ी पर फाइलें बरसा रही है? अरे मेरी नाक टूट गई, मेरे सिक्स पैक्स एब्स का कचूमर बन गया। अरे कोई है या इस कंपनी के सारे गार्ड्स समोसे खाने गए हैं? बचाओ! बचाओ कोई इस पगली से मुझे! और उधर प्रांजल भाई, उसका गुस्सा सातवें आसमान से भी ऊपर था। उसने अपनी आंखें गुस्से से कसकर मींच रखी थी, क्योंकि उसे लगा था कि अगर उसने आंखें खोली तो यह भूत या चोर उस पर और भयानक हमला कर देगा। वह पूरी शिद्दत, जोश और ताकत के साथ उस शख्स की छाती पर बैठी हुई थी और एक हाथ से उसके बल पकड़कर खींच रही थी और दूसरे हाथ से मोटी मोटी सरकारी फाइलों का बंडल उसके कंधे और सिर पर दनादन दे रही थी। ले साले चोर, ले भूत, आज तुझे ऐसा कूटूंगी कि तू अपनी 7 पुश्तों को भूल जाएगा। ऑफिस में घुसकर मेरी जान लेने चला था, रुक, आज तेरी आरती उतारती हूँ। प्रांजल हांफते हुए दहाड़ रही थी। केबिन के दरवाजे पर खड़े रुद्र ने जब यह नर्क जैसी हास्यास्पद और बेतुकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो उसकी उन ठंडी और बर्फीली आंखों में भी एक सेकंड के लिए गजब की हैरानी और फिर बेतहाशा खींच उभर आए। उसके सीने के भीतर जैसे कोई ज्वालामुखी सुलग उठा हो। एक तरफ उसका अपना भाई, जो महेश्वरी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट था, वो आज ऑफिस के फर्श पर एक नई लड़की के नीचे लेटकर मुर्गे की तरह किकिया रहा था। और दूसरी तरफ वो लड़की, वही लड़की जिसकी तलाश में कल रात से पूरा महेश्वरी साम्राज्य हिला हुआ था। रुद्र के ठीक बगल में खड़ा कार्तिक तो सदमे से जैसे कोमा में जाने ही वाला था। उसने अपनी दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखा और फिर बुदबुदाया, हे भगवान! आज या तो इस ऑफिस का कयामत का दिन है या फिर मेरे ये दोनों बॉस मिलकर मुझे पागल करने वाले हैं। प्रेसिडेंट सर की होने वाली, मेरा मतलब कल रात वाली शेरनी ने आज सीधे छोटे बॉस को ही रणभूमि समझकर पीट डाला। वाह रे किस्मत! और विश्वा की तो हंसी के मारे पसलियों में दर्द होने लगा था। उसने अपना मुंह अपने दोनों हाथों से जोर से भींच रखा था ताकि उसकी हंसी की आवाज बाहर न निकले, लेकिन उसके कंधे जोर जोर से हिल रहे थे। उसका हाल ऐसा था जैसे किसी ने उसे गुदगुदी की मशीन से बांध दिया हो। तभी इस महामंच पर उस खौफनाक और भारी आवाज की एंट्री हुई जिसने पूरे केबिन के तापमान को शून्य से भी नीचे गिरा दिया। रुद्र ने अपनी वो कड़क, हस्की और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में दहाड़ा, स्टॉप दिस नॉनसेंस!
उस एक ही आवाज में ऐसा खौफ और ऐसा फौलादी कमांड था कि प्रांजल के हाथ हवा में ही थम गए, और अभय, जो रोते रोते अपनी जान की भीख मांग रहा था, उसकी चीख अचानक गले में ही अटक गई। प्रांजल ने अपनी पलकें झपकाईं और चौंक कर ऊपर देखा। उसने अभी तक सामने वाले शख्स का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह पूरी तरह से अंधेरे और अपनी ही आग में अंधी हो रही थी। लेकिन उस भारी आवाज को सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रुद्र ने अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाए, बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ा और प्रांजल के कंधे को अपनी फौलादी पकड़ से दबोचते हुए उसे एक झटके में अभय के ऊपर से उठाकर दूर फेंक दिया। आह! अरे अरे, आराम से भाई! प्रांजल लड़खड़ाते हुए पीछे सोफा के पास जा गिरी। उसने तुरंत गुस्से में अपनी आंखें तरेरी और उस नए आने वाले लंबे चौड़े शख्स रुद्र को घूरते हुए चीखी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! कौन हो तुम बेवकूफ जो बीच में कूद पड़े? इस चोर को बचाने आए हो क्या? रुको, आज इन दोनों चोर चोरिनों को पुलिस के हवाले करके रहूंगी। उधर अभय, जो अभी तक जमीन पर चित पड़ा था, उसने जैसे ही राहत की सांस ली और अपने कपड़े झाड़ते हुए ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने साक्षात रुद्र भाई खड़े थे, जिनकी आंखों में इस वक्त खून उतर आया था और उनके चेहरे पर वो खरोंच जो कल रात शरण्या ने दी थी अभी भी हल्की सी नजर आ रही थी। अभय हड़बड़ाकर तुरंत फर्श से उठा, अपने बाल ठीक किए और घबराते हुए हकलाया, रुद्र! रुद्र भाई, आप यहाँ! वो असल में बात यह है कि चुप रहो अभय। रुद्र ने अपनी बर्फीली आंखों से अभय को घूरा और फिर अपनी नजरें घुमाकर उस लड़की पर टिका दी, जिसने अभी अभी उसके भाई को फाइलों से पीट पीट कर आधा मरा कर दिया था और अब भी शेरनी की तरह तेवर दिखा रही थी। रुद्र ने जब उस लड़की के चेहरे को गौर से देखा तो उसके दिमाग की नसें सुन्न पड़ गईं। वह लड़की और कोई नहीं, बल्कि कल रात वाली उसी शरण्या की बेस्ट फ्रेंड प्रांजल थी। प्रांजल ने जब गुस्से में अपनी नजरें ऊपर उठाकर उस खतरनाक, लंबे और डेविल जैसे हैंडसम दिखने वाले रुद्र को देखा और फिर साइड में खड़े सहमे हुए अभय को देखा तो उसका माथा ठनका। उसने पहली बार ठीक से देखा कि जिस शख्स को वह चोर समझकर कूट रही थी, वो इस कंपनी का बड़ा वाला बॉस यानी वाइस प्रेसिडेंट अभय था। और जो दूसरा शख्स अभी अभी आया है, वो शायद इस कंपनी का सबसे बड़ा वाला डॉन या महाबॉस है। प्रांजल के चेहरे का रंग एक सेकंड के लिए फीका पड़ा, लेकिन उसके अंदर की वो लड़ाकू बंदी फौरन जाग गई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा, गुस्से से अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखें लाल की और अकड़ कर बोली, ओह, तो आप लोग इस कंपनी के मालिक हैं? बहुत बढ़िया। मतलब आपके ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की कोई इज्जत नहीं है। आपके इस लाडले भाई ने मुझे पहले दिन से ओवरवर्क के बोझ तले दबा रखा था, और ऊपर से जब मैं ऑफिस बंद करके अपनी फाइलों का बंडल यहाँ पहुंचाने आई तो ये महाशय अंधेरे में छिपकर भूत की तरह खड़े थे। मुझे लगा कोई चोर है तो मैंने अपनी आत्मरक्षा में इसकी अच्छे से आरती उतार दी। इसमें मेरा क्या कसूर है? गलती इनकी खुद की है, जो चोरों की तरह चुपचाप दबे पांवों केबिन में घूम रहे थे। अभय, जो अभी तक अपनी टूटी हुई नाक और दर्द से कराह रहा था, वह प्रांजल की यह बेबाक और खतरनाक बातें सुनकर अपनी जगह पर सन रह गया। उसने अपनी आंखें बड़ी करके प्रांजल को देखा और लगभग चीख पड़ा, ओए पगली, ओ मजदूरों की मसीहा, तूने मुझे चोर कहा और मेरी आरती उतारने की बात कर रही है। तूने मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है लड़की। मेरी 900 कास्मी हड्डियों का चूरा कर दिया तूने, और ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम मर रही है। रुद्र भाई, देख लीजिए इसको। ये लड़की ऑफिस में आई है या कोई बम फोड़ने आई है? इसे अभी के अभी जेल भिजवाए। प्रांजल ने भी कम गुस्से में आकर कमर पर हाथ रखा और अभय को घूरते हुए कहा, ज्यादा मत उछलो मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। अगर आज के बाद मुझसे जबरदस्ती ओवरटाइम करवाया तो इस बार फाइलों से नहीं, सीधे इस भारी भरकम गमले से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। समझ गए? केबिन में खड़ा कार्तिक ये सब देखकर अपने मुंह पर हाथ रख चुका था। वह मन ही मन कांप रहा था, हे भगवान, ये लड़की तो छोटे भाई से भी 2 कदम आगे निकली। प्रेसिडेंट सर के सामने खड़े होकर ऐसे आंखें दिखा रही है जैसे वो कोई कॉलेज का लड़का हो। आज तो पक्का खून बहेगा। और विश्वा तो कोने में खड़े होकर पॉपकॉर्न ढूंढ रहा था। उसका हाल ये था कि अगर उसके पास पॉपकॉर्न होता तो वह आराम से बैठकर इस महायुद्ध का आनंद लेता। उसे समझ आ रहा था कि अभय जिस लड़की के पीछे पड़ा था वो कतई कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वो तबाही का दूसरा नाम है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच रुद्र पूरी तरह शांत खड़ा था। उसकी उस शांत और स्थिर स्थिति में एक ऐसा भयंकर तूफान छिपा था जो किसी भी वक्त सब कुछ तबाह कर सकता था। रुद्र ने अपनी उन ठंडी, सुई जैसी पैनी नजरों से प्रांजल को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होठों पर एक बहुत ही अजीब, खौफनाक और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई,
वो मुस्कान किसी को भी मौत के मुंह में धकेलने के लिए काफी थी। रुद्र ने धीरे धीरे अपने कदम प्रांजल की तरफ बढ़ाए। उसकी लंबी और भारी कदकाठी जब प्रांजल के करीब आने लगी तो प्रांजल के दिल की धड़कनें एक पल के लिए थम गईं। भले ही वह बाहर से बहुत शेरनी बन रही थी, लेकिन रुद्र के उस खौफनाक डेविल वाले डेविल ऑरा को अपने इतने करीब पाकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रुद्र प्रांजल से बस 2 इंच की दूरी पर आकर रुक गया। उसने अपनी झुकी हुई नजरों से प्रांजल की आंखों में सीधे देखते हुए अपनी उस भारी और सुरीली पर खतरनाक हंसकी आवाज में फुसफुसाया, मिस प्रांजल, तुम्हारी यह जुबान, तुम्हारी यह अकड़ और तुम्हारी यह बहादुरी बहुत शानदार है, लेकिन तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। महेश्वरी ग्रुप की इस इमारत में आज तक किसी ने मेरे परिवार या मेरे लोगों की तरफ आंख उठाकर देखने की भी जुर्रत नहीं की, और तुमने सीधे मेरे भाई को ही बेसमेंट का रास्ता दिखा दिया। रुद्र की उस बात में एक ऐसा दबाव था कि प्रांजल की सांसें भारी होने लगीं। उसने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए अपनी पलकें झपकाईं और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने कहा ना कि मुझे लगा कोई चोर है। चोर? रुद्र के होठों पर एक खतरनाक ठंडी हंसी तैर गई। उसने अपने चेहरे को प्रांजल के और करीब किया और फुसफुसाया, चोर वो नहीं था। चोरनी तो इस वक्त मेरे सामने खड़ी है, जो कल रात से ही मेरी दुनिया का सुकून चुराकर भाग रही है। प्रांजल इस बात का मतलब समझ नहीं पाए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कल रात शरण्या ने जिस आदमी का कॉलर पकड़ा था और जिसके साथ तमाशा हुआ था, वो और कोई नहीं बल्कि यही रुद्र महेश्वरी था। तभी अभय ने बीच में आकर घबराते हुए कहा, रुद्र भाई, छोड़िए ना, जाने दीजिए इस पगली को। वैसे भी मेरी कमर की चटनी बन चुकी है, अब घर जाकर मालिश करवानी पड़ेगी। रुद्र ने अपनी ठंडी नजरें अभय पर डाली, जिससे अभय तुरंत दुम दबाकर चुप हो गया। इसके बाद रुद्र ने वापस प्रांजल की तरफ देखा और अपने असिस्टेंट कार्तिक को हुक्म दिया, कार्तिक, इस लड़की और इसकी वो दोस्त शरण्या को भी कल सुबह ठीक 9-11 बजे मेरे पर्सनल केबिन में भेजो। आज से इसकी ओरिजिनल ट्रेनिंग और इसकी इस बदतमीजी की सजा तय होगी। और हाँ, अगर कल ये 1 मिनट भी लेट हुई तो इसकी इस मार्केटिंग जॉब को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय मिल जाएगा। इतना कहकर रुद्र ने एक ठंडी नजर प्रांजल पर डाली, अपनी लंबी डग भरता हुआ केबिन से बाहर निकल गया। कार्तिक और विश्वा भी तुरंत दुम दबाकर उसके पीछे पीछे भाग खड़े हुए। केबिन में अब सिर्फ अभय और प्रांजल बचे थे। अभय ने कराहते हुए अपनी पीठ सहलाई, प्रांजल को एक खौफनाक और डरी हुई नजरों से घूरा और लंगड़ाते हुए बुदबुदाते हुए बाहर निकल गया, भगवान बचाए इस लड़की से। ये लड़की है या कोई जिन? मेरे तो अरमानों पर ही पानी फेर दिया। प्रांजल उस आलीशान केबिन में अकेली खड़ी रह गई। उसका दिल अभी भी पागलों की तरह धड़क रहा था। उसके दिमाग में रुद्र की वो खौफनाक आंखें घूम रही थीं, कल सुबह 9 बजे मेरे केबिन में आना। प्रांजल ने गुस्से और डर से अपने दोनों हाथ भींच लिए और मन ही मन बुदबुदाई, साला फ्लटिंग किंग कहीं का। डराता ऐसे है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हो। कल सुबह ऑफिस में आकर बताती हूँ तुझे। प्रांजल पार्किंग लॉट में आकर अपनी स्कूटी निकली और अभय को कोसते हुए अपनी स्कूटी स्टार्ट कर वहां से निकल गई। रुद्र अपने प्राइवेट मीटिंग रूम में बैठा था और उसके सामने अभय अपनी बैग सहलाते हुए बच्चों की तरह आड़ा टेढ़ा खड़ा था, और विश्वा अपने हाथ बांधे अपने प्रेसिडेंट के सामने किसी गलती करे हुए बच्चे की तरह खड़ा था, जो अपनी पनिशमेंट के डर से अपने दोनों हाथ बांधे एक उंगली अपने होठों पर रखकर चुपचाप खड़ा था। कार्तिक जी तो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रखने की कोशिश कर रहा था। रुद्र जो अपनी कोल्ड एक्सप्रेशन लेस नजरों से अभय को बड़े ही शिद्दत से घूर रहा था। रुद्र ने अपनी हंसकी कोल्ड वॉइस से कहा, तो पठाओ, तुमने अपने केबिन की लाइट ऑफ क्यों की हुई थी? अभय अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लाने की कोशिश करते हुए उसने अपनी उंगली सीधे विश्वा की ओर की, बोला, भाई वो भाई। रुद्र कोल्ड एक्सप्रेशन लेस नजरों से विश्वा को देखने लगा। विश्वा का कलेजा मुंह के बाहर आ गया। अपने मन में बोला, ये बॉस मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? वो डर के मारे थरथरा कांपते हुए हकलाते हुए बोला, बॉस मैं आपका क्यूट प्यारा एक लौटा असिस्टेंट हूँ, दया करे मुझे क्यों फंसा रहे हैं? रुद्र ने सर्द लहजे में कहा, मैंने तुमने पूछा है न कि विश्वा से। अभय क्या भाई लगा रखा है? स्पीक अप क्लेरी, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। क्या पूछा है इसका जवाब दो। अभय डर से हकलाते हुए बोला, भाई वो मैं और विश्वा मिलकर, हम दोनों मिलकर आज रात शमशान घाट की प्यासी सुंदर चुड़ैल वाली गंदी भूतनी मूवी देखने वाले थे, इसलिए मैंने केबिन की और फ्लो की सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। मुझे याद नहीं रहा कि ऑफिस में वो बेलवान चुड़ैल भी है। मैं मासूम बच्चा तो बस एक मूवी देखना चाहता था। कार्तिक और विश्वा की इस डर के माहौल में भी हंसी छूट गई। रुद्र के होठों पर भी छोटी सी मुस्कान तैर गई।
उसके नौटंकी भाई ने ये सब कुछ ड्रामा सिर्फ मूवी के लिए किया था। इसका भाई तो पूरा बच्चा है, इतना बड़ा होकर भी दिमाग बच्चे जैसा। रुद्र ने अपनी प्यारी सी मुस्कान अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के पीछे छिपा ली। सख्त और कोल्ड वॉइस में बिना किसी भाव से बोला, और उस लड़की से पहले दिन में ही इतने देर तक ओवरवर्क क्यों करवाया? अभय अपनी पिछवाड़ा सहलाते हुए गुस्से से बोला, भाई उस लड़की की दोस्त ने आपके साथ बदतमीजी की थी ना, इसलिए मैंने उसकी दोस्त को परेशान करना चाहा। मुझे नहीं पसंद मेरे भाई के साथ कोई भी बदतमीजी से बात करे, चाहे वो जो भी हो। वो लंगड़ाते हाय अपना पिछवाड़ा सहलाते हुए रुद्र के बगल में बैठ गया और उसके एक बाजू को पकड़ के बोला, भाई लव यू योर बेस्ट बिग ब्रदर इन दिस वर्ल्ड। रुद्र ने अभय के सिर पर अपना हाथ रखकर उसके बाल बिगाड़ते हुए बोला, एंड यू द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन माई लाइफ, डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। अभय मुस्कुराकर बोला, भाई अगर मैं बड़ों जैसा बिहेव करने लगा तो आपके होठों पर ये प्यारी सी मुस्कान कैसे आएगी? दोनों भाइयों का प्यार देखकर विश्वा और कार्तिक भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और जाकर रुद्र से लिपट गए। तीनों ने रुद्र को चारों तरफ से घेर लिया था। अभय चिढ़ते हुए, अरे ये सिर्फ मेरे भाई, तुम दोनों हटो। कार्तिक और विश्वा एक साथ बोले, ये हमारे भी भाई है जनाब, चुप रहो तुम। रुद्र कार्तिक तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, कार्तिक मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ। कार्तिक बोला, अरे चुप कर, प्रेसिडेंट कहीं का, मेरी असिस्टेंट वाली ड्यूटी खत्म हो चुकी है, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इतना तो हक बनाता है मेरा। विश्वा बोला, और बड़े भाई मेरे भी ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं, अब मैं आपका छोटा भाई हूँ। वो और कसकर रुद्र के पैरों से लिपट गया। रुद्र ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। रुद्र ने ना में अपनी गर्दन हिलाई जैसे खाना चाहता हो, इन सब का कुछ नहीं हो सकता। रुद्र कोल्ड हस्की वॉइस में बोला, अब हट जाओ तुम तीनों, और अभय तुम अपने चोटों पर दवाई लगा लो। अभय और कार्तिक विश्वा तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अभय और विश्वा की तरफ अपनी एक्सप्रेशन लेस फेस और कोल्ड नजरों से देखते हुए बोला, और आगे से ऑफिस में अगर तुम दोनों ने मुझसे पूछे बिना हरकत की तो तुम दोनों ट्रांसफर अफ्रीका के जंगलों में होगा और वहां पर तुम्हारी सख्त ट्रेनिंग होगी। अभय विश्वा ने एक साथ हमें अपनी गर्दन हिलाई और अपने दोनों कानों को पकड़ के अक्सर के साथ बोले, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। वो चारों ही ऑफिस में ठहरे हुए थे, अपने अपने प्राइवेट रूम में जो ऑफिस में बनाया हुए थे, खासकर रुद्र के लिए जिसकी कई रातें ऑफिस में जो गुजरती थी। रात के सन्नाटे में क्रीम व्हाइट हाउस के लिविंग रूम की डिम लाइट जल रही थी। चीकू अनाथालय चला गया था। प्रांजल इस वक्त सोफे पर पैर मोड़कर बैठी हुई थी और उसके ठीक सामने शरण्या एक खौफनाक भूतिया कहानी की तरह शांत पर अंदर से सुलगती हुई बैठी थी। प्रांजल बोली, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसने तुझे क्यों बुलाया है? शरण्या उसे समझाते हुए बोली, क्या कर सकते हैं, कल जाकर ही पता चलेगा क्यों बुलाया है आपके प्रेसिडेंट ने मुझे। प्रांजल की सब बातें सुनकर शरण्या बोली, कुछ नहीं होगा दी, मैं भी आपके साथ आपके ऑफिस आऊंगी, जाने दीजिए मैं भी आपके साथ आती हूँ। प्रांजल बोली, ये तो हमें कल पता चलेगा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, अगर मेरी जॉब चली गई तो कोई मुझे दूसरी जगह जॉब नहीं देगा। शरण्या प्रांजल के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालने लगी, सब ठीक हो जाएगा दी, डोंट वरी, मैं भी तो आपके साथ आ रही हूं ना, डोंट वरी। प्रांजल ने शरण्या की गोद में अपना सिर रखकर सोने की कोशिश करने लगी। शरण्या प्रांजल के बालों को सहला रही थी। कुछ ही देर में प्रांजल सो चुकी थी। शरण्या के गोद में ही उसने एक नज़र सोती हुई प्रांजल को देखा। उसका सिर पिल्लों पर रखकर अपना लैपटॉप लेकर कुछ करने लगी। कुछ ही देर में उसने रुद्र और अभय की सारी जानकारी निकाल दी थी और रुद्र के फोटो को देखकर बोली, ये चेहरा जाना बहचना क्यों लग रहा है? क्या मैं इस रुद्र महेश्वरी से पहले ही मिल चुकी हूँ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शरण्या अपने दिमाग के घोड़े दौड़ते दौड़ते सो चुकी थी। अगली सुबह प्रांजल के साथ साथ शरण्या भी रुद्र के ऑफिस पहुंच चुकी थी। दोनों की धड़कनें डर के मारे बढ़ चुकी थी। महेश्वरी टेक कंपनी के हेडक्वार्टर में सुबह का सूरज निकला, लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही तूफान लेकर आया था। प्रेसिडेंट केबिन के ठीक बाहर विश्वा पहरा दे रहा था। तभी वहां अभय टहलता हुआ आया। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और चेहरे पर प्रांजल के हाथों की कुटाई के निशान साफ झलक रहे थे। तभी उन दोनों की नजर शरण्या और प्रांजल पर पड़ी, पर दोनों ही प्रांजल को छोड़कर शरण्या को घूर घूर कर देख रहे थे। दोनों ही उसके गोल गोल घूमने लगे, उससे ऊपर से नीचे अजू बाजू सिर से लेकर पांव तक देखने लगे, जैसे किसी मुजरिम को देख रहे हो। प्रांजल ने झटके से शरण्या को अपने पीछे किया और उन दोनों को घूर कर देखने लगी। क्या है तुम दोनों, मेरी दोस्त को ऐसे क्यों देख रहे हो? वो कुछ कह पाते इससे पहले ही कार्तिक केबिन से बाहर आया और सीधे शरण्या के पास आया और बोला, आपको प्रेसिडेंट केबिन में बुला रहे हैं। शरण्या को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रांजल बीच में बोली, प्रेसिडेंट को मेरी दोस्त से क्या काम, आप मुझे पता दीजिए, मैं आपके ऑफिस में काम करती हूं न कि मेरी दोस्त।
शरण्या ने प्रांजल का हाथ पकड़ा और आंखों से ही उसे शांत रहने का इशारा किया और कार्तिक से बोली ओके चलिए। कार्तिक बिना किसी भाव से बोला चलिए मेरे पीछे। दोनों ही रुद्र के केबिन के दूर के पास जाकर रुके। कार्तिक बोला प्रेसिडेंट मिस शरण्या आ चुकी है, कैन वी कम इन। उनके कानों में रुद्र के केबिन की नोटिफाई टोन सुनाई दी। शरण्या ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और एंड दूर ओपन करके अंदर चली गई। विश्वा और अभय एक दूसरे से खुसबूस करके बातें कर रहे थे। अभय बोला लड़की की टोह बहुत खूबसूरत है और बहुत ही मासूम दिख रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इसने भाई के चेहरे पर घुसा जड़ दिया। दिखने में कितनी क्यूट और नाजुक लग रही है। विश्वा ने भी अभय की हमें हामी मिलाई। केबिन के अंदर शरण्या के अंदर आते ही रुद्र के होठों के कोने मुड़ गए। शरण्या के सामने रुद्र अपनी चेयर पर उसकी तरफ पीठ करके बैठा था। शरण्या तो केबिन के इंटीरियर में खो चुकी थी, उसका ध्यान तो रुद्र पर नहीं था। तभी रुद्र हस्की और कोल्ड वॉइस उसके कानों में पड़ी, मिस शरण्या। शरण्या के शरीर में एक सिरहंसी दौड़ गई। अपना नाम इतनी हस्की और कोल्ड सुनकर उसने अपनी नजरें रुद्र पर डाली। तभी रुद्र उसकी तरफ मुड़ा और हस्की और मदहोश करने वाली वॉइस में बोला तो कैसा लगा सरप्राइज। शरण्या की जब नजर रुद्र की नीली नजरों से मिली वो अपने जगह से 2 कदम लड़खड़ा के पीछे हो गई। शरण्या हकलाते हुए बोली तुम यहाँ। रुद्र जिसने उस रात की तरह अपने फेस पर मास्क लगाया था, उसे देखकर शरण्या ने उसे एक ही नजर में पहचान गई। रुद्र बड़े ही स्टाइल से अपने प्रेसिडेंट चेयर से उठा और शरण्या की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। उसके एक एक कदम पर शरण्या ने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। कुछ कदम चलते ही वो सीधे पीछे सोफे पर गिर गई। उसके ऐसे घबराकर गिरते ही रुद्र के आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने कुछ ही कदम की दूर पार करके शरण्या के पास आ गया और अपने दोनों हाथों को शरण्या के अगल बगल सोफे पर टिका दिए। उसने शरण्या को चारों तरफ से अपनी कैद में ले लिया था। शरण्या के माथे पर ठंडे पसीने के बूंदे आ गई थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। रुद्र की करीबी उसके अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। उसके होठों और उसकी आंखों की बुटालियां तरथरा फड़फड़ा रही थी। रुद्र उसके कानों के पास झुका और हस्की और गहरी वॉइस में बोला ओपन योर आइज लिटिल हार्ट। उसकी गर्म सांसें सीधे शरण्या की गर्दन पर पड़ रही थी। शरण्या ने झटके से अपनी आंखें खोली। शौक और न समझी से रुद्र की उन कोल्ड एक्सप्रेशन लेस नीली आंखें में देखने लगी। शरण्या अपन मन में बुदबुदाते हुए बोली ये मुझे लिटिल हार्ट क्यों बुला रहा है। रुद्र शरण्या की आंखें के देखते हुए ही अपने एक हाथ से अपना मास्क उतारा और बोला सो मिस शरण्या आपको यहाँ क्यों बुलाया है ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। शरण्या और रुद्र एक दूसरे को आंखें में खो चुके थे। रुद्र ने अपना एक हाथ उठाया और शरण्या के चेहरे के पास ले जाने लगा। जैसे जैसे उसका हाथ शरण्या के चेहरे के पास बांध रहा था शरण्या की सांसें तेज होने लगी। उसने झटके से अपनी आंखें बूंद ली और अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख दिए और मुंह बनाकर रोने जैसी स्वीट आवाज में बोली सॉरी पर चेहरे पर मत घूसा मारना प्लीज। देखो बच्ची पर तरस खाओ, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, तुम्हारे एक मुक्के से मेरा जबड़ा टूट जाएगा। कुछ तो रहम करो, आप तो बड़े आदमी हो, बच्ची समझ के माफ कर दो। नम और रुद्र की आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसके होठों के कोने मुड़ गए। शरण्या की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर शरण्या फिर घबराते हुए बोली प्लीज अंकल मारिएगा मत। रुद्र के अपना हाथ उसके गालों पर रखा और सहलाने लगा। शरण्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने हथेलियों के बीच से तिरछी नजरों से रुद्र के चेहरे के भाव समझने की कोशिश करने लगी। अपने मन में शरण्या क्या ये मुझे घुसा नहीं मारने वाले थे। हश खामखा डर गई मैं तो। उसने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर से हटाए और रुद्र को एकटक देखने लगी। रुद्र ने एक नज़र शरण्या को देखा और उसे उस रात की बातें याद आने लगी। फिर उसे शरण्या का उस पर हाथ उठाना याद आया। उसका हाथ जो शरण्या के गाल को सहला रहा था, उसकी पकड़ एकदम से तेज हो गई और उसने अपने एक हाथ से शरण्या के दोनों गालों को जोर से दबाया। शरण्या डर से तड़पते हुए सिसक कर अपने जबड़े को रुद्र की हाथ की पकड़ से छुड़ाने के लिए झटपटाने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर रुद्र के हाथ पर जोर जोर से मक्के बरसाने लगी। छोड़िए प्लीज, दर्द हो रहा है। रुद्र ने अपनी पकड़ मजबूत की और दांत पिसते हुए बोला शरण्या ये दर्द को कुछ नहीं है। तुमने जो उस दिन मेरे गिरेबान पर हाथ रखने की कोशिश की और मुझ पर हाथ उठाया, उस दिन की बदतमीजी में कभी भूल नहीं सकता। तुमने जो किया उसकी सजा तो इस मुकाबले बहुत कम है। अब देखो रुद्र, महेश्वरी से बदतमीजी से करने की सजा आज से शुरू होगी। उसने झटके से शरण्या के गालों पर से हाथ हटाया और उसे एकटक देखने लगा। शरण्या अपना गाल सहलाते हुए बोली तो आप बहुत ही बड़े वाले डेमन हो। आई जस्ट हेट यू अंकल। शरण्या के गालों पर रुद्र की हाथ की पकड़ साफ दिखाई दे रही थी। उसके गाल पूरे गुलाबी हो गए थे, जैसे उनमें खून उतर आया हो।
रुद्र उसे अपनी एक्सप्रेशन लेस नजरों से घूर रहा था। अपने मन में रुद्र बोला, क्या इसे उस दिन पब वाली रात में जो हुआ वो कुछ भी याद नहीं है क्या? और बार बार ये लड़की मुझे अंकल क्यों कह रही है? मैं इसे अंकल किस एंगल से दिख रहा हूँ? लगता है इसकी आंखें ही खराब है। शरण्या उसे घूरते हुए अपने मन में बोली, यार ये हैंडसम अंकल क्यों बार बार मुझे हट करने आ जाते हैं डेमन कहीं के? क्या इन्हें कुछ काम वाम नहीं है क्या? दिन भर बस दूसरों को परेशान करना आता है इनको। अगर के इनकी जगह होती और ये मेरी जगह तो मैं इनको अपनी कंपनी का पीए भी न बनाती। इनकी हरकतों को देखकर तो इनको कोई काम भी नहीं देता। कितने खड़ूस है। मेरे गाल पिचका दिए और मेरा जबड़े की सारी हड्डियां तोड़ दी। कच्चे आम कहीं के। देखने में हैंडसम है इसका मतलब ये तो नहीं कि सब पर अपनी हैंडसमियत झाड़नी चाहिए। इगोस्टिक इंसान। और प्रांजल दी, आपको भी इन्हीं की कंपनी मिली थी जॉब करने के लिए, और ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है जैसे मुझे अभी के अभी भस्म कर देगा अपनी इन बिल्ली जैसी नीली आंखें से। मन तो कर रहा इनका ये बिल्ली जैसी आंखें और मुंह नोच लूं। हे शिवजी, अपन ने इन जैसे नमूने को मेरे जिंदगी में क्यों डाला? इनको पार्सल कर दो दूसरी दुनिया में जहां इन जैसे लोग हो। दोनों बड़े ही शिद्दत से अपनी आंखों में गुस्से लेकर एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे घूर घूर कर ही एक दूसरे को कच्चा खा जाए। अभय जो बेसर्ब होकर केबिन के दूर पर अपने कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। तभी प्रांजल, जिसको अपनी दोस्त की फ्रिक सता रही थी, उसने सीधे जाकर अभय को धक्का दिया। ऐसे धक्का देने से अभय ने केबिन अंदर आ पटका। वो फर्श पर गिर गया और इसे ही पोजीशन में उसने अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर लगाए और अपने भाई को किसी लड़की के पास उसके इतने करीब देखकर अपनी फटी आंखों से उन दोनों को ताड़ने लगा। रुद्र ने अपने केबिन का ऑटो लॉक नहीं किया था, इसलिए अभय सीधे अंदर आ धमका। अभय बोला, वाओ व्हाट अ रोमांटिक सीन। अभय की आवाज सुनकर रुद्र अपने होश में आया और शरण्या से दूर होकर अपने चेयर पर बैठ गया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था अपनी भाई की हरकत पर वो क्या कर सकता था। अभय अपनी जगह से उठा और रुद्र को अपनी तिरछी नजरों से देखने लगा। रुद्र ने गुस्से से उसे घूरा। अभय सबकपा गया और जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। इतने में सब लोग अंदर आ चुके थे। कार्तिक, विश्वा, प्रांजल, शरण्या रुद्र के दूर होते ही गहरी गहरी सांसें लेने लगी। बेचारी ने रुद्र के करीबी होने से अपनी सांसें रोक रखी थी। अभय ने थोड़ा नखरे से अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा, तो मिस प्रांजल जी, हमें याद तो किया होगा वो महर्षि विश्वामित्र के जमाने का गुंडा समझकर जो आपने हमारी खातिरदारी की थी, उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। प्रांजल ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, मिस्टर अभय महेश्वरी, आपकी इतनी घटिया हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरे यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सर को फोन करके धमकी दी और मेरा एडमिशन और करियर तबाह करने की कोशिश की? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने कल के दिन आप जैसे मक्कार इंसान पर दया दिखाई थी। अभय ने अपने कान के पास उंगली घुमाते हुए तंज कसा। अरे अरे, इतना लाउडस्पीकर मत चलाओ मिस प्रांजल। वैसे घूरो मत। घूरना मुझे भी बहुत अच्छे से आता है। तुम्हारी उस एक महान गलती की कीमत अब तुम्हें चुकानी ही होगी, वरना भूल जाओ कि इस देश में तुम्हें कोई चपरासी की नौकरी भी देगा। प्रांजल का खून खौल उठा। उसने आपा खोते हुए कहा, यू ब्लडी, और गुस्से में अपना हाथ उठाकर अभय के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ने के लिए आगे बढ़ी। सर्रा से खींचने की आवाज। लेकिन अभय भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। इससे पहले कि प्रांजल का हाथ उसके गाल तक पहुंचता, अभय ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया, एक जोरदार झटका दिया और उसे खींचकर सीधे अपनी गोद लैप में बैठा लिया। केबिन में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अभय का एक हाथ प्रांजल की नाजुक कमर के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था और दूसरा हाथ उसके गुस्से से कांपते हुए हाथ को मजबूती से जकड़े हुए था। प्रांजल की सांसें अटक गईं। उसने हांफते हुए चीख कर कहा, तुम्हारी इतनी घटिया हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे, बदतमीज। अपने इस गंदे और पनौती हाथों को मेरी कमर से हटाओ वरना। प्रांजल की धमकी सुनकर अभय उसके बिल्कुल कान के पास झुका और अपनी उस हस्की नशीली आवाज में फुसफुसाया, तुम फिर से मुझ पर हाथ उठाने वाली थी। शक्ल से तो तुम बिल्कुल मासूम परी जैसी दिखती हो, पर अंदर से तुम साक्षात किसी खूंखार डायन या काली माँ का अवतार हो। प्रांजल ने दांत पीसते हुए कहा, वही काली माँ इस वक्त तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हारे हाथ में थमा देगी। छोड़ो मुझे, वरना ऐसा मारूंगी कि इस बेड, मेरा मतलब इस सोफे से उठना मुश्किल हो जाएगा। अभय ने जानबूझकर उसे थोड़ा ढीला छोड़ा और उठते हुए मजे लेते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपनी गोद में बिठाने का। वैसे भी तुम्हारा वजन महसूस करके मेरी लैप गोद अभी से दुखने लगी है। सच बता, रोज सुबह कंक्रीट सीमेंट खाती हो क्या? कितनी भारी हो गई हो यार।
प्रांजल आग बबूला होकर खड़ी हो गई और गुस्से में लाल पीली होते हुए बोली, मेरा खाने पीने का बिल तुम्हारे पैसों से नहीं आता, समझे? राजस्थान के वो फालतू खूंवर सा हो और हरकतें एक नंबर के छिछोरे टपोरी जैसी हैं। तभी डेस्क पर रखे अपने भारी फाउंटेन पेन को जोर से पटकते हुए रुद्र ने अपनी वो ठंडी और सुई जैसी चुभने वाली हंसकी आवाज में दहाड़ा, बस बहुत हो चुका तुम दोनों का बच्चों वाला ड्रामा। अपना ये घटिया लेक्चर अपने पास रखो। रुद्र ने कोल्ड एक्सप्रेशनलेस नजरों से अभय को देखा। अभय को ऐसा लगा जैसे वो किसी रेफ्रिजरेटर में बैठा है और उसके ऊपर कोई ठंडा बर्फ का पानी डाल रहा हो। उसने अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा। रुद्र ने अपनी बर्फीली नजरें प्रांजल पर डाली और फिर शरण्या को देखा, जो कोने में चुपचाप खड़ी होकर इन दोनों की नौटंकी को ऐसे मजे से देख रही थी जैसे वह कोई सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खा रही हो। रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा, मिस प्रांजल, अगर तुम्हें अपनी जॉब और वो एनओसी चाहिए तो तुम्हें चुपचाप मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। प्रांजल ने चौंक कर अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाई। शर्तें? किस बात की शर्तें? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है भाई? अभय ने अपने चेहरे पर एक शातिर स्मिर्क सजाते हुए कहा, अरे कल के दिन जो तुमने मेरे मस्क्यूलर बॉडी वाले शरीर की हड्डियों का नक्शा बिगाड़ा था, यह उसका हर्जाना है। पहली शर्त, तुम्हें अगले पूरे 10 दिनों के लिए मेरी पर्सनल असिस्टेंट पाक बनकर रहना होगा। सुबह से लेकर रात तक मेरे हर एक हुक्म की गुलामी करनी होगी। प्रांजल ने अभय को ऐसे घूरा जैसे वह उसे कच्चा चबा जाएगी। क्या तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट? इस शहर के सारे चपरासी और असिस्टेंट मर गए हैं क्या जो तुम मुझे अपनी सेवा में लगाना चाहते हो? रुद्र ने अपनी खतरनाक बिना भाव वाली आंखों से देखते हुए अपनी दूसरी शर्त रखी। पूरी बात सुनो मिस प्रांजल, सिर्फ तुम अकेली नहीं, तुम्हारी वो जिगरी दोस्त यानी शरण्या भी मेरे साथ पूरे 10 दिनों के लिए मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर काम करेगी। शरण्या, जो अभी तक बड़े मजे से ये तमाशा देख रही थी, उसका हंसता हुआ चेहरा एक सेकंड में पत्थर का हो गया। उसने अपनी उंगली अपनी तरफ करते हुए कहा, नन, मैंने क्या किया है भाई? मैंने तो सिर्फ आपके गाल पर एक प्यारा सा घूसा ही तो मारा था। उसके लिए आप मुझे अपनी गुलामी में क्यों घसीट रहे हो? रुद्र ने अपनी ठंडी और तीखी नजर शरण्या पर गड़ाते हुए कहा, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी है मिस शरण्या। अगर प्रांजल यहाँ अकेली रही तो वो किसी दिन इस ऑफिस को बम से उड़ा देगी। इसलिए अगर एनओसी चाहिए तो तुम दोनों को एक साथ यह सजा भुगतनी होगी। अगर तुम दोनों साथ आई तभी तुम्हारी फाइल आगे बढ़ेगी, वरना तुम्हारा ये प्यारा सा करियर और तुम्हारी डिग्रियां तबाही की उस कगार पर पहुंच जाएंगी जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्रांजल ने अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। उसने गुस्से से कांपते हुए कहा, धमकी मत दो मुझे। मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चली जाऊंगी, कोई और नौकरी ढूंढ लूंगी। अभय ने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, कोशिश करके देख लो प्रिय। मेरे बस एक सिंगल फोन कॉल पर पूरे भारत की तो क्या, इस देश के आसपास के किसी भी कॉलेज या कंपनी में तुम्हें एडमिशन तो दूर की बात है, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सब जगह तुम्हारी ब्लैकलिस्टेड फाइल पहुंच जाएगी। प्रांजल और शरण्या दोनों अंदर से सुलग उठी। उन्हें समझ आ गया था कि ये दोनों भाई साहब किसी जिद्दी बच्चे की तरह अपनी जिद पर अड़े हैं। प्रांजल ने अपनी जलती हुई आंखों से देखकर पूछा, और तुम्हारी वो दूसरी शर्त क्या है? अभय ने एक बहुत ही रहस्यमयी, खतरनाक और गंदा सा मुस्कुराते हुए कहा, वो दूसरी शर्त मैं तुम्हें ठीक 10 दिनों बाद बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि वो डील तुम्हारे और हम सबके लिए बहुत दिलचस्प होगी। अगर मंजूर है तो परसों सुबह अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सीधे मेरे डायमंड विला में रिपोर्ट कर देना। हम वहीं रहेंगे और वहीं काम करेंगे। रुद्र ने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, डिस्कशन ओवर, अब तुम दोनों यहां से जा सकती हो। रुद्र एक्सप्रेशनलेस नीली आंखें सिर्फ जाती हुई शरण्या पर टिकी थी, जो कुछ बुदबुदा रही थी। शरण्या बुदबुदाते हुए बड़े आए, हमें अपना गुलाम बनाने वाले, मेरा नाम भी शरण्या है, इन दोनों डेविल भाइयों को छोड़ूंगी नहीं। मेरी दी को परेशान कर रहे हैं डेमन मॉन्स्टर्स, खासकर इस डेमन मॉन्स्टर का एटीट्यूड और उसका ये बिना काम का ईगो का भजिया तलूंगी। रुद्र को देखकर अपना मुंह आधा टेढ़ा करके केबिन के बाहर चली गई। रुद्र के होठों पर टेढ़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे लिपसिंग समझ आती थी, उसे शरण्या की हर बात समझ आ चुकी थी। रुद्र अपने मन में, लिटिल बेबी हार्ट यू आर रियली क्रेजी, मजा आएगा तुम्हें तड़पाने में। अभय अपनी आंखों में चमक लेकर तिरछी नजरों से रुद्र की तरफ देख रहा और जाती हुई शरण्या को देख रहा था। दोनों को देखकर उसके होठों पे बड़ी सी स्माइल आ गई। प्रांजल और शरण्या के केबिन से बाहर जाते ही
अभय रुद्र की तरफ अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत लाकर अपने भौहें नचाते हुए बोला, भाई, क्या वो वही लड़की है जो उस रात घुसा मारने वाली लड़की है जो आपके साथ थी, जिसने आपको घुसा मारा? और जो पब में आपके साथ जो लड़की थी वो भी शरण्या ही थी ना भाई? रुद्र ने बिना किसी भाव से हम कहा। अभय खुश होकर बोला, मलबत ये मेरे होने वाली भाभी है। याहू! रुद्र बिना किसी भाव से कोल्ड वॉइस में बोला, ये तुम्हारी कोई भाभी नहीं है। अपना मुंह बंद करो, फिर से ऐसी बकवास की तो तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा हमेशा के लिए, फिर अपनी ये बकवास बारे करते रहना। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अफ्रीका का नाम सुनकर अभय का मुंह बन गया और वो अपना पैर पटकते हुए मुंह फुलाकर वहां से केबिन से बाहर चला गया। केबिन के बाहर आकर अपने मन में बुदबुदाया, ये बात तो दादी को बतानी पड़ेगी, आखिरकार राजस्थान को उनकी होने वाली हुक्मरानी सा मिल गई। पर मुझे नहीं लगता कि भाई इतनी आसानी से उसे अपनी जिंदगी में आने देंगे। अभय, तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। विश्वा पीछे से आते हुए अभय के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बॉस आप ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए, आपकी अति होशियारी आपको सीधे अफ्रीका के जंगलों में ट्रांसफर कर देगी। वैसे भी मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट उससे अपना बदला ले रहे हैं। आप अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाए, आपका ही नुकसान है। अभय ने विश्वा का हाथ अपने कंधे से झटका और बोला, और मेरे लाइफ के काली जुबान के इंसान चुप कर, और तू कुछ मत बक, तेरी हर बात सच हो जाती है। तुझे मैं नहीं, अब दादी ही बताएगी। वो सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ गया। विश्वा पार्किंग लॉट की ओर चला गया। रुद्र का केबिन कार्तिक किसी सोच में गुम था। उसे पब वाली सीसीटीवी से इतना तो पता चल गया था कि रुद्र के साथ उस रात जो लड़की थी वो शरण्या ही थी, और शरण्या ने रुद्र को घुसा मारा, ये भी बात अब उसके सामने आ चुकी थी। कार्तिक बुदबुदाते हुए, अब क्या होगा? मुझे लगा था कोई तो आ गया है मेरे प्रेसिडेंट की लाइफ में, अब मैं भी अपनी वाली ढूंढना चाहिए, पर यह सब क्या हो गया? महेश्वरी टेक कंपनी की बेसमेंट पार्किंग से बाहर निकलते वक्त प्रांजल का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वह गुस्से से पागलों की तरह बकता कर रही थी। बाहर खड़ा विश्वा उन्हें देखकर मुस्कुराया, पर प्रांजल ने उसे गुस्से में खड़ूस और चमचा कहकर वहां से भगा दिया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी स्कूटी के पास खड़ी शरण्या को बुलाया, शरण्या सुन, जल्दी आई यहाँ। शरण्या बड़ी ठंडे दिमाग से अपनी स्कूटी पर हेलमेट ठीक कर रही थी। उसने आराम से पूछा, हाँ दी, बोलिए। क्या कहा उन दोनों सनकी भाइयों ने? अब प्रांजल ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, तू मजाक समझ रही है क्या? उन्होंने हम दोनों को अपने उस खौफनाक डायमंड विला में हाउस अरेस्ट, मेरा मतलब अपने साथ रहने और काम करने की सजा दी है। परसों हमें उनके घर जाना होगा। हम फंस गए शरण्या, बुरी तरह फंस गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि शरण्या के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी, बल्कि उसके होठों पर वही शैतानी मुस्कान दोबारा खिल उठी। शरण्या ने प्रांजल का कंधा थपथपाते हुए कहा, अरे दी, आप क्यों इतना कच्चा पापड़ चबा रही हैं? जरा सोचिए, वो दोनों यमराज हमें अपने घर बुला रहे हैं ताकि वो हम पर जुल्म ढा सकें। पर उन्हें क्या पता कि वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा रॉकेट लॉन्चर मार चुके हैं। हम उस डायमंड विला में नौकर बनकर नहीं जाएंगे, हम वहां आग लगाने जाएंगे। प्रांजल ने अपनी आंखें फाड़कर पूछा, आग लगाने? पागल हो गई है क्या? वो दोनों हमें जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। शरण्या ने अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक लाते हुए कहा, अरे दी, तसल्ली रखिए, मैं शरण्या हूँ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और मास्टरमाइंड। उस डायमंड विला के चप्पे चप्पे की ऐसी बैंड बजाऊंगी कि वो दोनों भाई सुबह उठकर अपने बाल नोचेंगे। हम वहां काम करने नहीं, उनके छक्के छुड़ाने जा रहे हैं। तैयारी कर लीजिए दी, अब असली खेल परसों से शुरू होगा। प्रांजल ने अपनी बहन के उस खतरनाक कॉन्फिडेंस को देखा तो उसके दिल का डर धीरे धीरे एक अजीब से रोमांच में बदलने लगा। उसे भी महसूस हुआ कि इन दोनों भाइयों ने पंगा लेने के लिए सच में गलत शेरनियों को चुन लिया था। रात के सन्नाटे में क्रीम व्हाइट हाउस के लिविंग रूम की डिम लाइट जल रही थी। प्रांजल इस वक्त सोफे पर पैर मोड़कर बैठी हुई थी और उसके ठीक सामने शरण्या एक खौफनाक भूतिया कहानी की तरह शांत पर अंदर से सुलगती हुई बैठी थी। प्रांजल ने अपने बाल नोचते हुए चीख कर कहा, मतलब तू समझ रही है शरण्या, उस दिन जिस अजनबी का कॉलर तूने बस स्टॉप पर पकड़ा था और जिसके चेहरे पर तूने अपनी हरी चूड़ियां तोड़कर भूसा जड़ा था, वो और कोई नहीं बल्कि इस शहर का सबसे बड़ा खूंखार और सनकी डेविल रुद्र महेश्वरी था। शरण्या का मुंह मारे हैरानी के खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी थीं। उसने हकलाते हुए कहा, क्या बकवास कर रही है दी? वो आदमी, वो रुद्र महेश्वरी था। हे भगवान, मतलब मैंने शेर की मूंछ उखाड़ ली थी और मुझे पता तक नहीं चला।
और तूने जिस पर कल रात ऑफिस में फाइलों की बरसात करके उसका कचुम्बर बनाया था, वो उसका छोटा भाई और वाइस प्रेसिडेंट अभय है। हाँ, प्रांजल ने अपना सिर पीटते हुए रोनी सूरत बनाए। हम दोनों ने मिलकर महेश्वरी साम्राज्य के दोनों यमराजों के साथ पंगा ले लिया है, और अब वो हमसे बदला लेने के लिए हमें अपने आलीशान डायमंड विला में बतौर पर्सनल सर्वेंट, मेरा मतलब पर्सनल असिस्टेंट बनाकर बुला रहे हैं। शरण्या के चेहरे का रंग पहले उड़ा, फिर उसके बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी, खतरनाक और खुराफाती चमक तैर गई। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। रुक जाओ दी, आप रुक क्यों रही है? शरण्या ने अपनी दोनों हथेलियां आपस में रगड़ते हुए कहा, मजा तो अब आएगा। उन्होंने हमें अपनी चाल में फंसाने की कोशिश की है ना, तो चल हम भी उनके उस डायमंड विला में मेहमान बनकर नहीं बल्कि तबाही बनकर जाएंगे। देखते हैं वो दोनों भाई हम पर क्या जुल्म ढाते हैं। मजा आएगा देखने में कसम से। प्रांजल ने अपनी छोटी बहन को ऐसे डेविल वाली स्माइल देते हुए देखा तो उसे लगा कि उसकी बहन का मानसिक संतुलन सच में हिल चुका है, पर उसके पास और कोई रास्ता भी कहाँ था। डायमंड विला। शरण्या और प्रांजल दोनों डायमंड विला के बड़े से दूर के बाहर खड़ी थी। शरण्या ने आज व्हाइट शर्ट विद ब्लू जीन्स लाइक ऑफिस क्लोथ्स पहने थे। उसमें शरण्या का फिगर बेहद ही अट्रैक्टिव दिख रहा था। फेस पर हल्का मेकअप और बालों को खुला छोड़ा था, और लाइट व्हाइट क्रीम कलर की पर्स उसके हाथ में थी। शरण्या खूबसूरती की कहर बरसा रही थी। प्रांजल ने भी ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी, फेस पर हल्का मेकअप। प्रांजल बोली, शरण्या हम दोनों तो किसी जन्नत में आ गए हैं। कितना अच्छा मैंशन है, बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर कैसा होगा। हम दी, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही टाइट सिक्योरिटी गार्ड्स भी है, साथ में टेक्निकल सिक्योरिटी भी ज्यादा है। प्रांजल बोली, इतनी सिक्योरिटी तो होगी ना। शरण्या एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन और राजस्थान के हुकुमसा का जो विला है। गार्ड बोला, चलिए मेरे साथ। दोनों मेंशन के अंदर आए। आप यहाँ हॉल में ही रुकिए, अभय सर रुद्र सर आते ही होंगे। वो गार्ड वहां से चला गया। दोनों हॉल की सारी चीजें देख रही थी। प्रांजल शरण्या जो घर देखने में बिजी थी। तभी एक औरत आई, वो करीब 45 साल की होगी। आप दोनों प्लीज सोफे पर कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। शरण्या और प्रांजल दोनों एक साथ बोली, थैंक्स। सोफे पर बैठ गई। आलीशान घर और घर की चीजें देखकर तो दोनों अपनी पलकें झपकाना तक भूल गई। तभी अभय नीचे आया, उसके पीछे विश्वा भी आ गया। अभय किंग साइड सिंगल सोफे पर जाकर बैठ गया। अभय को देखकर दोनों अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अभय ने, मारी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया क्या? मारी बोली, जी सर हो गया। विश्वा आकर अभय के सोफे के कोने में खड़ा हो गया। अभय ने दोनों को देखा और बोला, डोंट बी अनकंफर्टेबल, यहां पर ही रहना है तुम दोनों को 10 डेज के लिए। प्रांजल बोली, हमें पता है काम क्या क्या करना है। बोले, आप शरण्या भी मेरे साथ ही रहेगी हर वक्त। अभय प्रांजल को चिढ़ाने के अंदाज में बोला, दिस इज नॉट पॉसिबल मिस प्रांजल। मैंने कहा था शरण्या भी असिस्टेंट होगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ ही काम करेगी। शरण्या बोली, तो फिर मुझे क्या करना है? अभय मुस्कुराकर शरण्या को देखते हुए बोला, तुमको मेरे रुद्र भाई की असिस्टेंट का काम करना पड़ेगा। प्रांजल बोली, वॉट? लेकिन आगे कुछ बोलने वाली थी कि शरण्या ने प्रांजल का हाथ पकड़ा और बोली, प्रांजल दी रिलैक्स। विश्वा ने मारी को बुलाया, मिस मारी इन दोनों को गेस्ट रूम में ले जाए। विश्वा ने शरण्या प्रांजल को देखा और बोला, आने के बाद आपको शेड्यूल एंड वर्क समझा दूंगा, आप पहले अपना बैग अंदर रख दीजिए। दोनों मारी के साथ जा ही रही थी। रुद्र हॉल में आया। रुद्र के हॉल में आते ही पूरे मैंशन में सन्नाटा छा गया। उसके जूतों की आहट से सब नौकर सहम कर अपने जगह पर पत्थर जैसे बिना किसी जोर के अपना अपना काम करने लगे। रुद्र के पीछे से कार्तिक भी आने लगा। अभय मुस्कुराकर अपने नटखट अंदाज में बोला, रुद्र भाई ब्रेकफास्ट करके जाओ और ये देखिए आपकी प्यारी असिस्टेंट। रुद्र ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ जाती हुई शरण्या को पीछे से ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। मारी जाते जाते रुक गई और उसके साथ दोनों भी रुक गई। शरण्या और प्रांजल पीछे मुड़ गई। शरण्या रुद्र को देखकर सुन्न हो गई, जैसे किसी ने उसे कोई बड़ा सरप्राइज दिया हो। रुद्र ने शरण्या की तरफ देखकर कोल्ड और हस्की एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मेरे लिए काम करना है तो मुझे कोई गलती और काम में देरी नहीं चलती। इतना कहकर वो मैंशन से बाहर जाने लगा। उसके कदमों से टकटक करती आवाज इस हॉल में गूंजने लगी। कार्तिक ने जाते जाते शरण्या से कहा, लेट्स गो मिस शरण्या। वो भी रुद्र के पीछे पीछे बाहर चला गया। शरण्या तो अपनी जगह पर ही फेविकोल जैसी चिपक चुकी थी। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी।